हाय ऑल ऑफ स्टूडेंट, आपका लोअर क्लासेस में मैं विशेष स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम पढ़ा था उसके कारण जो असंतुष्टियां हुई थी और जो कारण हुए जो समस्याएं थी जिसके कारण 1909 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार को पारित करना पड़ा, उसके बारे में आज आपको हम बताने वाले हैं कि इसके जो 1909 का जो अधिनियम है वो पारित करने के कारण क्या रहे, किन कारणों से ब्रिटिश सरकार को लागू करना पड़ा, इसके बारे में आज आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। इसी प्रकार हम नई नई वीडियो अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें और हमारा उद्देश्य निःशुल्क क्लास उपलब्ध कराना है सभी विद्यार्थियों के लिए जो कोचिंग क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते यानी उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उनके लिए हम इस वीडियो या बनाने या यूट्यूब चैनल पाने का मेरा मुख्य उद्देश्य रहा है। तो हम क्लास शुरू करते हैं कि 1909 का जो अधिनियम है उसके बारे में बताने वाले। इसमें क्या था, देखो 1892 इसके जो कारण है यानी 1892 का भारत परिषद अधिनियम यानी 1909 का जो अधिनियम है उसको लाने के कारण क्या रहे, उनके कारण के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। पहले 1892 का भारत परिषद अधिनियम यानी ये था, इससे क्या 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ था, 1892 के भारत परिषद अधिनियम से असंतुष्ट यानी का असंतोष यानी भारतीय जनता 1892 के परिषद अधिनियम जो सुधार किए गए थे उनसे जनता में असंतोष था, आक्रोश उत्पन्न हो गया था। और राष्ट्र दूसरा कारण देखिए, अकाल व दुर्भिक्ष, प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक आपदाएं, दुर्भिक्ष, अकाल, प्राकृतिक आपदाएं, इनके कारण भी जनता असंतुष्ट थी, उनके जो विशेष प्रावधान ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं किए गए। तीसरा, राष्ट्रीय आंदोलन का आक्रोश यानी भारतीय जनता उस समय स्वतंत्रता की स्वायत्तता की मांग कर रही थी, उससे क्या जनता में असंतुष्ट था यानी भारतीय जनता आक्रोशित थी, इसीलिए उन्होंने जन आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया था। इसका भी प्रावधान था, इसीलिए ब्रिटिश सरकार को यह अधिनियम पारित करना पड़ा ताकि भारतीय जनता संतुष्ट हो सके। इसके अलावा चौथी जो बात है वो है लॉर्ड कर्जन की निरंकुश लॉर्ड कर्जन था उसकी निरंकुश नीति यानी लॉर्ड कर्जन की निरंकुशवादी नीतियां, उन पर कोई अंकुश नहीं था। इन कारणों से ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब हमें एक नया अधिनियम, एक नया परिषद अधिनियम लाना पड़ेगा ताकि भारतीय जनता के लिए कुछ सुधारों की बात कही गई थी ताकि उससे सुधार आए, भारतीय जनता उससे संतुष्ट हो सके, ब्रिटिश सरकार का सहयोग कर सके। इसीलिए उन्होंने कुछ प्रावधान किए थे, करने का प्रयास किया, सुधार करने का प्रयास किया था, उसके बारे में आपको बताने वाले ये इनके कारण थे, इस कारण इसको लाया गया था। लॉ का जो भारत परिषद अधिनियम लाया गया था उसके समय वायसराय या गवर्नर जनरल यानी 1909 का जो अधिनियम आया था उस समय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो। कौन थे? लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। कब 1909 का जो अधिनियम पारित किया गया था उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो भारत सचिव देखिए वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो, वायसराय लॉर्ड मिंटो, भारत सचिव
या मंत्री, भारत मंत्री क्या कहा जाता था, भारत मंत्री, यानी जो ब्रिटेन की लॉर्ड सभा का कोई मंत्री भारत सचिव बनाया जाता था। तो उस समय भारत सचिव कौन थे, माले, इनका पूरा नाम है सर जॉन माले, सर जॉन माले। सर जॉन माले कौन थे, उस समय भारत के सचिव यानी भारत मंत्री थे। इनके समय भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया गया था, इसीलिए इस अधिनियम को मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। यानी जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया था उसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जॉन मार्ले भारत सचिव और वासालाल मिंटो, इनके समय यह अधिनियम पारित किया गया था। इन्होंने कुछ सुधार किए थे, भारतीय प्रशासन है उसमें कुछ सुधार किए, इसी कारण इसको मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बारे में अब आपको बताने वाले हैं, यानी इसको कब पारित किया गया, किस समिति का गठन किया गया, उसके बारे में बताएंगे। 1906 में लॉर्ड मिंटो, भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो ने एक समिति का गठन किया था। लॉर्ड मिंटो ने सर ए एरनडेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। 1906 में लॉर्ड मिंटो ने सर एरनडेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिस समिति के आधार पर ही, उस समिति की सिफारिश के आधार पर ही भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया था। सर एरनडेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसका क्या था, यानी जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीय जो प्रशासन है उसमें भारतीय शिक्षित जो भारतीय व्यक्ति थे उनकी अधिकांश सहयोग करने की या निर्वाचन की जो मांग को लेकर के, यही सरकारी सेवाएं थी उनमें भारतीय सदस्यों को, शिक्षित जो भारतीय सदस्य थे उनको शामिल करने या उनका निर्वाचन करने के मांग को लेकर के इस समिति का गठन किया गया था। भारत के जो शिक्षित वर्ग था वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में अधिकांशतः भाग लेना चाहता था कि भारतीय जनता उसको अधिक से अधिक उसमें भागीदार बनाया जाए, उनकी मांग रही थी। इस मांग को आधार बना करके ही सर एरनडेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे एरनडेल समिति कहते हैं। इस समिति की सिफारिश के आधार पर फरवरी 1909 में लॉर्ड सभा द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित
किया गया। पारित किया गया था। देखिए सिफारिश किसकी थी? एरंडेल समिति की। उसी के सिफारिश के आधार पर फरवरी 1909 में लॉर्ड सभा, जो ब्रिटेन की जो लॉर्ड सभा थी, उसमें यह विधेयक भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया था फरवरी 1909 में। किसने सिफारिश की? एरंडेल जो समिति है उसने गठन किया था। उसने लॉर्ड मिंटो और जो भारत सचिव थे उसके लिए उन्होंने अपने कुछ जो प्रावधान थे उनको रिपोर्ट सौंप दी। भारत सचिव को रिपोर्ट सौंपी, उन्होंने उसको उस रिपोर्ट को कहा रखा था, लॉर्ड सभा में रखा, अपने प्रस्ताव में उसको रख दिया। और उसमें कुछ सुधार भारत में कुछ सुधार करने, जो भारतीय का जो प्रशासन था, भारत का जो प्रशासन था उसमें कुछ सुधार करने के लिए ये विधेयक पास किया गया था, पेश किया गया। और ब्रिटिश सरकार ने, लॉर्ड सभा ने फरवरी 1909 में भारत परिषद अधिनियम पारित कर दिया, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं इसके प्रावधान या इसकी जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, क्या बातें थी, उनके बारे में बताएंगे आप। देखिए इसके जो प्रावधान थे वो क्या थे उसके बारे में बताएंगे। यह 1909 का जो अधिनियम है, इसमें सबसे जो पहला जो प्रावधान था वो देखिए, केंद्रीय व प्रांतीय, केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों, केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों व कार्यक्षेत्र तथा अधिकारों में वृद्धि की गई। सबसे पहला जो प्रावधान था इसका क्या था? जो केंद्रीय विधान परिषद थी और प्रांतीय विधान परिषद थी, प्रांतीय विधानमंडल थे, उनका जो सदस्य, उनकी संख्या, सदस्यों की संख्या और कार्यक्षेत्र व अधिकारों में वृद्धि की गई थी। यानी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, कार्यक्षेत्र में वृद्धि की गई और अधिकारों में वृद्धि की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के अधिकार क्षेत्र, कार्यक्षेत्र, अधिकार और सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। किस अधिनियम के तहत बढ़ाया गया? 1909 के अधिनियम के तहत। सबसे पहला प्रावधान यही किया गया था इसका। दूसरा प्रावधान, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। दूसरा जो प्रावधान था इसका यह था कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, कौन सी? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1909 के अधिनियम। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस अधिनियम की। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यही पूछा जाता है, इसका एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भारत में कब की गई, किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। यानी संप्रदाय के आधार पर, संप्रदाय धर्म विशेष के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन अधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र सौंपे गए थे।
यानी भारत में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी उसी के द्वारा आगे चल करके यानी मुसलमानों को पृथक संप्रदाय के आधार पर अलग से निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, जिसने आगे चल करके भारत के विभाजन की नींव डाली थी। जिसने सांप्रदाय जो अलग से संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन सौंपा गया था मुसलमानों के लिए, उसने आगे चल के क्या किया था, भारत विभाजन भारत के बंटवारे की नींव उत्पन्न कर दी थी। कब? 1909 के अधिनियम के तहत ही। यहीं से आगे चल के भारत के दो भागों में बंटने यानी विभाजन की नींव पड़ चुकी थी। देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई तो इसमें क्या क्या था, मुसलमानों को किसको? मुसलमानों को सांप्रदाय के आधार पर मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन के अधिकार प्रदान किए गए। यानी मुसलमानों को संप्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान कर दिया गया। उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र पृथक निर्वाचन क्षेत्र और पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, यानी अलग से निर्वाचन क्षेत्र भी दिया गया और पृथक निर्वाचन का अधिकार भी दिया गया। यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिम जो समुदाय है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। मुसलमान अपने संप्रदाय में से केवल अपने संप्रदाय में से ही अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते थे। यानी मुसलमान थे वो केवल अपने संप्रदाय में से ही प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते थे। केंद्रीय जो विधानमंडल थी और प्रांतीय विधानमंडल थी उनमें मुसलमानों को अलग से अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1909 के अधिनियम के तहत। इसके तहत 1909 के अधिनियम के तहत। इसमें संप्रदायवाद को वैधानिक या कानूनी मान्यता प्रदान की गई। यानी संप्रदायवाद की जो विचारधारा थी उसको कानूनी रूप से वैधानिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी गई थी। किस अधिनियम के तहत? 1909 के अधिनियम के तहत। 1909 के अधिनियम के द्वारा संप्रदायवाद को कानूनी और वैधानिकता प्रदान कर दी गई। कानूनी आधार पर अलग से मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी। यानी केंद्रीय विधान परिषद थी, उसका नाम
केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद का नाम, केंद्रीय विधान परिषद का नाम औपनिवेशिक केंद्रीय विधान परिषद का नाम औपनिवेशिक विधान परिषद रखा गया। यानी केंद्रीय जो विधान परिषद थी उसका नाम क्या कर दिया गया, औपनिवेशिक विधान परिषद। औपनिवेशिक विधान परिषद कर दिया गया 1909 के अधिनियम के तहत। औपनिवेशिक का मतलब जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके द्वारा जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया जाता था, यानी वहां पर शासन किया जाता था, वे क्या कहलाते थे, उपनिवेश कहलाते थे। तो भारत भी अंग्रेजों का एक उपनिवेश था, इसीलिए उसको औपनिवेशिक विधान परिषद नाम दे दिया गया था। किसको, केंद्रीय विधान परिषद को। अगला जो प्रावधान है उसको देखिए, इसमें क्या था, 1909 का जो अधिनियम है उसमें पहले क्या था, बासराय की जो कार्यकारी परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद होती थी, उसमें भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता था। तो इस अधिनियम के द्वारा भारतीय जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी जो परिषद थी उसमें भारतीय सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया था। यानी एक भारतीय सदस्य को गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है उसमें शामिल किया जाएगा, इसके बारे में प्रावधान किया गया था। देखिए इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य को शामिल करने का प्रावधान किया गया। यानी जो अधिनियम था इसके द्वारा क्या था, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, वायसराय की कार्यकारी परिषद है, उसमें एक भारतीय सदस्य, कौन, एक भारतीय सदस्य को शामिल करने की व्यवस्था की गई थी। यानी वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया जाएगा। तो वायसराय, इसके तहत जब व्यवस्था कर दी गई तो इसमें देखिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें शामिल होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य, पहले भारतीय सदस्य कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको एक विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। यानी कानूनी सदस्य का दर्जा दिया गया था, वो विधि सदस्य का दर्जा दिया गया, कानूनी
यानी विधि सदस्य का दर्जा दिया गया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि 1909 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति या पहले भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो एक विधि सदस्य के रूप में उनको शामिल किया गया था। देखिए आगे का जो प्रावधान है उसको देखते हैं। आगे क्या था? केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषदें थी, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद, उनमें जो सदस्यों की व्यवस्था की गई, सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। तो उसमें सदस्यों का, किन सदस्यों का बहुमत रखा गया उसके बारे में बताइए। देखिए केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्य, सरकारी सदस्यों का बहुमत, सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया तथा सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य, सदस्यों का बहुमत स्थापित किया गया। यानी 1909 का अधिनियम था, इसके द्वारा क्या था? केंद्रीय जो विधान परिषद है उनमें सरकारी सदस्य, कौन से सदस्य? सरकारी सदस्यों की जो संख्या है उसको अधिक रखा गया, यानी उनका बहुमत रखा गया। और प्रांतीय जो विधान परिषदें थी उनमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। हमने बताया था आपको सदस्यों की जो संख्या थी वो 3 प्रकार के सदस्य होते थे, सरकारी, गैर सरकारी और गैर सरकारी सदस्य। यानी एक गैर सरकारी भाषा द्वारा नामजद होते थे और एक निर्वाचन द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन जिनका नियुक्त किया जाता था। तो 2 प्रकार के गैर सरकारी सदस्य, यानी प्रांतीय जो विधानसभा परिषदें थी यानी विधानमंडल थे उनमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक रखी गई और केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक रखी गई थी। अब देखिए यानी इसमें जो व्यवस्था की गई, केंद्रीय जो विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, हमने बताया पहले। तो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर, कितने से बढ़ाकर के? 16 से बढ़ाकर के कितनी कर दी गई थी? 60 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई थी। 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। अब विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या, यानी वायसराय की कार्यकारी जो परिषद है उसमें देखिए कुल सदस्य कितने हो गए? केंद्रीय विधान मंडल में कुल सदस्य की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या 69, कितनी हो गई? 69 हो गई थी। कितनी हो गई? 69, 69 हो गई। कितनी हो गई? 69 हो गई। यानी कुल सदस्य कितने बढ़ाए गए? 16 से 60 कर दिए गए और कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 69। यानी जो 9 सदस्य थे, 9 सदस्य कहते थे पदेन,
9 पदेन सदस्यों को मिलाकर के कुल सदस्य संख्या 69 हो गई, जिनमें एक वासराय और 8 सदस्य अन्य होते थे। कार्यकारिणी जो परिषद होती थी वासराय की, उसके कार्यकारी सदस्यों को मिलाकर के कुल सदस्य संख्या कितनी हो जाती थी? 69। देखिए भारत में औपचारिक विधानमंडल का सिद्धांत, विधान मंडल का सिद्धांत पहली बार 1909 के अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया। यानी क्या था? भारत में पहली बार औपचारिक विधानमंडल, भारत में औपचारिक विधानमंडल का जो सिद्धांत है वो पहली बार 1909 के अधिनियम में द्वारा ही प्रस्तुत किया गया, प्रतिपादित किया गया था। औपचारिक विधानमंडल की जो व्यवस्था की गई थी वो 1909 के अधिनियम द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी। इसमें क्या था? देखिए इस अधिनियम में, इस अधिनियम में मताधिकार का आधार, मताधिकार का आधार संपत्ति कर व उपाधियां थी। यानी मताधिकार किस आधार पर प्रदान किया गया? संपत्ति कर। मताधिकार जो प्रदान किया गया था वो आधार क्या था? संपत्ति कर और उपाधियां मताधिकार का आधार थी, मताधिकार का आधार थी। यानी संपत्ति कर, यानी जो भी जमींदार भूसंपत्ति स्वामी के व्यक्ति थे वो जितनी संपत्ति कर देते थे उसी आधार पर उनको मताधिकार दिया गया था, सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था और उपाधियों के आधार पर मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। यानी वही व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे जो संपत्ति कर देते थे, टैक्स देते थे और उपाधि के पास कुछ ना कुछ सरकारी उपाधियां थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ उपाधियां प्रदान कर रखी थी। यानी सीमित जनता को, यानी सीमित वर्ग को ही इसमें मताधिकार के अधिकार प्रदान किए गए थे। आगे का जो प्रावधान है, वार्षिक वित्तीय बजट वार्षिक वित्तीय बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण पर सदस्यों को वार्षिक वित्तीय बजट पर सदस्यों को प्रश्न पूछने व पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यानी प्रश्न पूछने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1909 के अधिनियम के तहत। 1892 का जो परिषद अधिनियम था उसमें सिर्फ प्रश्न पूछने का अधिकार सदस्यों को दिया गया था। वो पूरक प्रश्न नहीं कर सकते थे, बजट पर पूरक प्रश्न नहीं कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन इसमें पूरक प्रश्न करने यानी बहस करने का भी अधिकार दिया गया था। वो क्या है? प्रांतीय कार्यकारिणी
पार्षदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। यानी प्रांतीय जो कार्यकारी परिषद थी उनका भी विस्तार कर दिया गया, उनके सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया, सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल, मद्रास, बंबई की कार्यकारिणी परिषदों के सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर, कितने से बढ़ाकर के 2 से बढ़ाकर 4 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 4 कर दी गई। यानी प्रांतीय विधानमंडल से उनके सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। प्रांतीय परिषदों के जो सदस्य थे कार्यकारी परिषद के, उनकी सदस्य संख्या पहले 2 होती थी। इन प्रांतों बंगाल, मद्रास और बंबई, इनके सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर कितनी कर दी कार्यकारी परिषद के? 4 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 4 कर दी गई थी। देखिए, इस अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता और सबसे बड़ा दोष, इस अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता और सबसे बड़ा दोष क्या था? सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देना। देखिए, इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता और दोष यह था कि मुसलमानों को सांप्रदाय के आधार पर निर्वाचन का अधिकार दिया गया। यानी मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का अधिकार देना, पृथक निर्वाचन का अधिकार। कैसा? पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। यह सबसे बड़ा दोष भी था और सबसे बड़ी विशेषता भी थी, क्योंकि इसने क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। संप्रदाय के आधार पर जो भारतीय जनता के विभिन्न वर्ग थे वो अलग अलग निर्वाचन की मांग करने भी लग गए थे, क्योंकि इसके कारण ही, क्योंकि मुसलमानों को अलग से अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। दूसरा इसमें क्या था? मुसलमानों को दोहरा मताधिकार प्रदान किया गया। मुसलमानों को दोहरा मताधिकार प्रदान किया गया। वे सामान्य
निर्वाचन में भी भाग ले सकते थे। यानी मुसलमानों को पृथक निर्वाचन तो दिया ही गया था, अलग से अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, साथ ही साथ वो सामान्य निर्वाचन में भी भाग ले सकते थे, तो उनको दोहरा मताधिकार प्रदान किया गया। तो दोहरा मताधिकार किसको दिया गया था? मुसलमानों को 1909 के अधिनियम के द्वारा। यह बड़ा दोष भी था, ये क्या था? सबसे बड़ा दोष था, दोहरा मताधिकार दिया गया, मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचन के अधिकार भी दिए गए थे, पृथक निर्वाचन के अधिकार दिए गए थे। जो निर्वाचक मंडल था, जो निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, वो निर्वाचक मंडल 3 भागों में बटा था। यह निर्वाचक मंडल कितने भागों में बटा था? 3 भागों में। कितने भागों में बटा था? 3 भागों में। निर्वाचक मंडल 3 प्रकार का होता था। देखिए, पहला सामान्य निर्वाचन, सामान्य निर्वाचक मंडल, यही सामान्य निर्वाचन मंडल, सामान्य जो निर्वाचन मंडल है वो। दूसरा वर्गीय निर्वाचन, यानी वर्गीय निर्वाचक मंडल। वर्गीय निर्वाचक मंडल मुस्लिम, वर्गीय निर्वाचन मंडल में क्या हुआ? मुस्लिम यानी वर्ग के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, और मुसलमानों को मताधिकार दिया गया था। तो वर्गीय निर्वाचन मंडल, सामान्य निर्वाचक मंडल, वर्गीय निर्वाचक मंडल। और तीसरा विशिष्ट निर्वाचन, विशिष्ट निर्वाचन, जिनमें विशिष्ट निर्वाचन देखिए कौन था? विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, जमींदार, व्यापारिक संघ, यानी ये कैसे इनसे मिलकर के जो निर्वाचन होता था वो कौन था? विशिष्ट निर्वाचन। तो निर्वाचन के भाग कितने थे? 3 भाग थे। निर्वाचन के कितने भाग थे? 3 भाग थे। निर्वाचन के भाग कितने थे? 3। इसका एक और प्रावधान केंद्रीय व प्रांतीय, केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों या विधानमंडलों में भारतीय व्यक्तियों को भी प्रांतीय व केंद्रीय विधानमंडलों में भारतीय व्यक्तियों को भी सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया। यानी केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल थे, उनमें भारतीय सदस्य यानी जो भारतीय व्यक्ति होते थे उनको शामिल करने की भी व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई थी। 1907 आगे क्या था? 1907 में, यानी 1909 का अधिनियम, उससे पहले की बात है। 1907 में भारत सचिव की परिषद में भारत 2 भारतीयों सैयद हुसैन बिलग्रामी और के जी गुप्ता
को शामिल किया गया। यानी भारत की जो भारत का सचिव था उसकी जो परिषद थी उसमें 2 भारतीय सदस्य शामिल होने वाले, 2 भारतीय सदस्य हुसैन बिलगामी और के.जी. गुप्ता, ये 2 भारतीय सदस्य थे जो भारत सचिव की परिषद में 1907 में शामिल किए गए। ये 1909 का अधिनियम था। इसने क्या भारत में उत्तरदायी शासन की आगे नींव रखी थी। फिर इसी के आधार पर भारत में आगे उत्तरदायी शासन की मांग होने लगी थी। अगर हम 1909 में जो 1919 का जो अधिनियम उसको पढ़ेंगे उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसी का जो आधार है, इसी के आधार पर ही 1909 का जो अधिनियम है उसी के आधार पर 1919 इसका आधार बना। आगे इसको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमारा हौसला बना रहे। ऐसे ही हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर के आते रहे। जय हिंद।